जुनैद और सहरबानो रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए थे, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस शहर का टिकट लें। प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन खड़ी थी वो पैसेंजर ट्रेन थी। मुसाफिरों का रश इतना था कि जैसे सारी दुनिया ट्रेन के सफ़र के लिए निकल खड़ी हुई हो। जाना कहाँ है? सहरबानो ने पूछा। बस ये सोचो कि हमने ये शहर छोड़ना है। मेरा ख्याल है कि इस ट्रेन में चलते हैं। इस ट्रेन में बहुत रश है और रश हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जुनैद इसको लेकर ट्रेन की तरफ चल पड़ा। मुझे ये लग रहा है कि अभी कोई सामने आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। सहरबानो ने अपना अंदेशा बयान किया। ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। हाशिम ज़ुबैरी अब तक कुछ न कुछ कर चुका होगा। मैं जानता हूँ कि इसका दिमाग रेत पर भागते हुए सांप की तरह सोचता है। जुनैद चलते हुए बोला, वो बहुत तेज़ दिमाग है। वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। तुमने इतने साल इसके साथ कैसे गुजार दिए? सहरबानो चलते हुए इससे पूछ रही थी। मैं अपने आप को इसका एहसानमंदी समझता रहा। इसी गुलामी में जाने मैं इसका किस किस काम में साथ देता रहा। रेहान की बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी। मैंने हाशिम ज़ुबैरी को जानने में बहुत देर लगा दी। दोनों ट्रेन के पास पहुंच गए थे। ट्रेन जाने के लिए तैयार थी। मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन में मज़ीद मुसाफिर सवार हो रहे थे। जिसको जहाँ सीट मिली वो बैठ गया। बहुत से मुसाफिर बर्थ पर चढ़ गए और कई मुसाफिर खड़े थे जिनको चीरकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना पड़ता था। जुनैद और सहरबानो भी ट्रेन में सवार हो गए। आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जुनैद और सहरबानो दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। दोनों के चेहरे दूसरी तरफ थे ताकि इन्हें कोई बाहर से न देख सके। इसी ट्रेन के इर्द गिर्द अख्तर पठान के 3 आदमी मुतलाशी निगाहों से जुनैद को तलाश कर रहे थे। अब ये जुनैद और सहरबानो की खुशनसीबी थी कि वो इन तीनों में से किसी के भी नज़र में नहीं आए थे। ट्रेन चली और रफ्ता रफ्ता प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। फिर ट्रेन की रफ्तार और भी बढ़ गई और वो शहर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। अख्तर पठान के आदमी प्लेटफॉर्म पर तलाश करते रह गए और वो दोनों ट्रेन में सवार किसी और ही शहर की तरफ जा निकले। दोनों को मालूम नहीं था कि मंजिल कहाँ है और ये सफ़र इनको कहाँ ले जाएगा। रात हो चुकी थी। ट्रेन शहर से 80 किलोमीटर दूर निकल गई थी। कई मुसाफिर उतरे थे और कई मुसाफिर सवार हो गए थे। एक सिंगल सीट पर सहरबानो को बैठने का मौका मिल गया था। बैग इसकी झोली में था। जुनैद दरवाजे के पास खड़ा सोच रहा था। हाशिम ज़ुबैरी का दूसरा रूप किस कदर वहशतनाक है। इसने इतने साल क्यों बंद आंखें करके इसके साथ गुजार दिए, इसे अफसोस हो रहा था। एक और स्टेशन करीब आ रहा था। ट्रेन की रफ्तार ऐसा हो गई थी कि जैसे स्टेशन आया ट्रेन रुक गई। उतरने वाले मुसाफिर उतरने लगे। इस जगह ट्रेन आधा घंटा रुकती थी। रात का खाना भी इसी स्टेशन पर होता था। जब मुसाफिर उतरकर कुछ खाने पीने में मसरूफ़ हो गए तो जुनैद ने सहरबानो के पास जाकर पूछा, भूख लग रही है? हाँ, सहरबानो ने इस बात में सर हिलाया। मैं कुछ खाने को लाता हूँ। स्टेशन से अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा, सहरबानो ने कहा। ये बात तो है। जुनैद ने इस बात में सर हिलाया। कुछ और ले आना। और क्या लाऊं? स्टेशन से तो ऐसा ही खाना मिलेगा, जुनैद बोला। तुम ऐसा करो कि फल वगैरह ले आना, सहरबानो ने सोचकर कहा। ठीक है, जुनैद कहकर ट्रेन से नीचे उतर गया। जुनैद ने एक जगह से कुछ फल खरीदे, पैसे दिए और जुनैद से शॉपर बैग पकड़ना चाहा। एक नौजवान ने वो शॉपर बैग एक झटके से पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, जुनैद ने कहा। तमीज से उठाए हैं, वो कहकर हंसा। वापस कर मुझे ये शॉपर। जुनैद इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वापस नहीं होंगे, दूसरा नौजवान जल्दी से बोला। तुम और ख़रीद लो, पहले वाले नौजवान ने कहा और इसके पीछे खड़े 2 और नौजवान हंस पड़े। तीनों के चेहरे लिबास ऐसा था जैसे वो आवारा हों। जुनैद इनसे उलझने के बजाय इनको देखता रहा। इसकी दानिश में वो कोई जराम पेशा थे। वैसे भी जुनैद के लिए उलझना मुनासिब नहीं था, इसलिए इसने फिर फल ख़रीदने के लिए रेली वाले की तरफ रुख कर लिया। फल ख़रीदने के बाद इसने शॉपर बैग लिया और ट्रेन की तरफ चल पड़ा। सहरबानो इसका इंतज़ार कर रही थी। जुनैद ने शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम भी लो, सहरबानो बोली। मैं भी लेता हूँ, तुम खाओ। जुनैद सोच रहा था जिस तरह से इसके खरीदे हुए फल उस नौजवान ने छीन लिए हैं और वो उलझने के बजाय इस बात को भुलाकर और फल खरीदने लगा। इस तरह तो इससे कोई भी छीन ले जाएगा और वो महज इसका मुंह ही देखता रह जाएगा। अपने हाथ का निवाला बचाने के लिए इस हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि किसी को इतनी जरूरत ना हो के वो इससे निवाला छीनने की कोशिश भी कर सके। जुनैद एक तो बेजुताब खा रहा था। लो खाओ, सहरबानो ने एक बार फिर इसकी तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। जुनैद ने एक सेब लिया और फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद ट्रेन ने जाने के लिए हॉर्न दिया। मुसाफिर भागकर ट्रेन में चढ़ने लगे और इन मुसाफिरों में वो आवारा नौजवान भी चढ़ गए।
तीनों के हाथों में फल थे और मुंह बुरे तरीके से हिलाकर खा रहे थे। तीनों ने अजीब सी नजरों से जुनैद की तरफ देखा और जुनैद इनकी तरफ एक नज़र डालकर दरवाजे के पास खड़ा होकर सेब खाता रहा। ट्रेन चलने लगी। रफ्तार रफ्तार ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। वो तीनों आवारा नौजवान मुसाफिरों को तंग करके जोर जोर से हंसने लगे। कभी इनमें से कोई किसी बूढ़े आदमी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता और अपना वजन उस पर डाल देता। कभी कोई किसी मुसाफिर के सर के बाल पीछे से खींचकर दांत निकालने लगता। सभी इनसे जीच हो गए थे, लेकिन इनके आगे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि हर कोई इनका हुलिया देखकर ही खौफजदा हो जाता था। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई थी। वो शहर से बहुत आगे निकल गई थी। पटरी के साथ मिट्टी की ढलान थी और इस ढलान के खत्म होते ही एक सड़क पटरी के साथ साथ दौड़ रही थी। सामने जाबजा दरख्तों के झुंड थे और सड़क के साथ साथ ऊंची नीची झाड़ियां भी थी। तीनों नौजवान मुसाफिरों को दाएं हटाते जुनैद के इर्द गिर्द खड़े हो गए। जुनैद ने देख लिया था कि इसके आसपास खड़े इसकी तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में हंस रहे हैं। जुनैद को भी सर्दी लग रही थी। डब्बे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन मुसाफिरों का रश इतना था कि वो दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकता था। तीनों नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और एक ने जुनैद को पीछे से धक्का दे दिया। जुनैद ऐसी सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम ट्रेन से बाहर जा गिरा। सैरबानों ने देखा तो इसकी चीख ही निकल गई। दूसरे मुसाफिर भी खौफजदा हो गए और वो तीनों भी सूरत से मुसाफिरों को धक्के देते हुए रास्ता बनाकर आगे निकलकर कहीं गुम हो गए। ट्रेन पूरी रफ्तार से भागती रही। इस जगह हर मुसाफिर पर खौफ मुसल्लित हो गया। सैरबानो तो गुमसुम पत्थर की बनकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। जुनैद ट्रेन से गिरते ही ढलान पर गिरा और कलाबाजे खाते हुए सड़क की तरफ जा पड़ा। जुनैद का सर इस पत्थर से टकरा गया। ट्रेन भागते हुए बहुत दूर चली गई और जुनैद इस बेबान जंगल के वीराने में अपने सर को पकड़े निठाल पड़ा रह गया। साहिबानों को एकदम जाने क्या सूझी। वो अपनी जगह से उठी और जंजीर खींच दी। ट्रेन की वो जंजीर शायद नामघी की थी। कई बार खींचने के बावजूद भी शायद इसने कोई काम नहीं किया और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलती रही। मुसाफिर आपस में जुनैद के गिरने की बातें कर रहे थे। एक शोर बबा था और सैरबानो बेबस लाचार अपनी सीट पर घबराई बैठी थी और ट्रेन अपनी रफ्तार से सफ़र करते हुए दूर और दूर चली गई थी। जुनैद के जिस्म पर बहुत ही रगड़े आई थी, जिससे इसके जिस्म में दर्द भी हो रही थी। पहले तो ज़मीन पर अपने सर को पकड़े लेटा रहा। उसे महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन घूम रही है। फिर जैसे इसके हवास बहाल हुए, इसने सर उठाकर अपने दाहिना देखा। दूर तक अंधेरा था। सुकूत ऐसा गहरा था जैसे वो इंसानों की दुनिया से निकलकर करीब वहीं पहुंच गया हो। जुनैद खड़ा हो गया। इसने दूर तक देखने की कोशिश की। अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जुनैद इस बेबान जंगल में अकेला खड़ा था। इसके इल्म में नहीं था कि वो कौन सा इलाका है, इस जगह से आबादी कितनी दूर है, जाने के लिए कौन सा रास्ता है। जुनैद ने गुस्से और लाचारी से ज़मीन पर अपना पैर मारा और एक तरफ थूक दिया। इस जगह जुनैद कभी दाएं और कभी बाएं टहलता रहा। इसी तरह तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान इसने वीरान सड़क पर किसी को आते जाते नहीं देखा था। कोई किसी किस्म की ट्रैफिक भी नहीं गुजरी थी। किसी इंसान का भी गुजर नहीं था। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ चलकर जाए, आगे की तरफ जाए कि पीछे की तरफ। इसने मुतअद्दिद बार दाएं देखा, कई बार चलने का इरादा किया, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। इस जगह खुले आसमान के नीचे सर्दी भी ज़्यादा थी। इसकी सोच और अकल जैसे मुंजमद हो गई हो। सोचने समझने की सलाहियत जैसे किसी ने सलब कर ली हो। अचानक इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, जिसने फरार होने से कबल बंद कर दिया था। मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के बाद इसने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च की रोशनी की और दाएं इस रोशनी की मदद से देखने लगा। इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ थी और वो ढलान और सड़क के दरमियान खड़ा था। वो अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च की मदद से पटरी की तरफ चल पड़ा। इसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि वो पुलिस को फ़ोन करके इनसे मदद तलब कर ले, लेकिन फिर इसे सोचा कि हाशिम ज़ुबैरी के जाने कितने चमचे पुलिस में भर्ती हैं, ऐसा न हो कि इसको मदद लेनी महंगी पड़ जाए। फिलहाल इसने खुद ही इस जंगल से निकलने का फैसला कर लिया। अभी वो ढलान पर चढ़ने ही वाला था कि एक इंसानी आवाज़ इसको चौंकाने के साथ साथ डरा भी दिया। कहाँ जा रहे हो नौजवान? इस जंगल और गहरे सुकून में एक इंसानी आवाज़ ने जुनैद की रगों में खून मुंजमद कर दिया। वो फौरन आवाज़ की समत घुमा। इससे कुछ फासले पर एक शख्स खड़ा था, जिसने स्याह चादर अपने कंधों तक ओढ़ रखी थी। जुनैद ने अपने मोबाइल की टॉर्च का रुख इसकी तरफ कर दिया और पाँव से लेकर सर तक इसका जायजा लिया। इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। इसके चेहरे पर दाढ़ी थी और बाल बेढंगे अंदाज में बिखरे हुए थे। इसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। चेहरे से वो सेहतमंद लगता था। मुझे अचानक अपने सामने देखकर डर गए हो?
तुम सोच रहे होगे कि तुम काफ़ी देर से इस जगह अकेले ही खड़े थे कि मैं अचानक कहाँ से आ गया। वो मुस्कुरा भी रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद फिर बोला, डरो नहीं, मैं इंसान ही हूँ, कोई जिन भूत नहीं हूँ। तुमसे पहले 1 घंटा इसी जगह छुपा हुआ था। छुपे हुए थे? जुनैद को इसकी बातें सुनकर हैरत हो रही थी। यह मेरे सिवा कोई भी नहीं था। हाँ, मैं इस जगह छुप कर बैठा हुआ था। वो तुझे मुसलसल देख रहा था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम चलती ट्रेन से कूदे हो कि तुम्हें किसी ने धक्का दिया है? इसने पूछा। जुनैद बोला, मुझे अचानक किसी ने धक्का दिया और मैं गिरता हुआ यहाँ आ गया। जुनैद के अंदर का खौफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। दुश्मनदार हो? इसने जुनैद की तरफ 2 कदम बढ़ाए। नहीं। जुनैद ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कहीं बीवी ने तो धक्का नहीं दे दिया? वो कहकर हंसने लगा। खामोशी में इसकी हंसी में वहशत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, भाई भाई की मार रहा है, बेटा बाप का दुश्मन है, बीवी शोहर से तंग है और शोहर बीवी को ऊपर पहुँचाने के चक्कर में है। कहीं ज़मीन की वजह से दुश्मनी की जड़ें फैल रही हैं तो कहीं जायदाद की तकसीम दीवारें खींच देती है। पता नहीं इंसान अपने नफ्स का गुलाम क्यों बन गया है। अब अपने मोबाइल फ़ोन की रोशनी बंद कर दे, अंधेरा ठीक है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जुनैद ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च बंद करते हुए कहा। इस जगह एक बार फिर अंधेरा छा गया था। इस अंधेरे में उसे और भी खौफ महसूस होने लगा था। अभी तक इसने इस शख्स ने अपनी शनाख्त नहीं कराई थी। पढ़े लिखे हो, खूबसूरत भी हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? इस शख्स ने पूछा। आप यहाँ क्यों छुपे हुए थे? जुनैद ने हौसला पकड़ से सवाल किया। वो अभी अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। लंबी दास्तान है, बस इतना जान लो कि दुश्मनदार हूँ। वो एक तरफ चादर की अच्छी तरह मुक्कल मारकर बैठ गया। दुश्मनी खून में रच बस गई है। जब तक दुश्मन की चोट ना लगे वो दुश्मन को इस चोट का जवाब ना दे दूँ, दिल को सुकून नहीं मिलता। अब तो दुश्मनी हुक्के की तरह लगती है। कश लिए बगैर मज़ा नहीं आता। और फिर हंसा। तुम बताओ अपने बारे में। क्या बताऊँ? जुनैद बोला। नाम क्या है? इसने पूछा। जुनैद सोचने लगा, इसे अपना क्या नाम बताए। अभी वो इसी शेषोपंज में था कि वो शख्स फिर बोला, घबराओ नहीं, बता दे, ये मेरा ही इलाका है। जिस जीप में अपने गाँव जा रहा था वो जीप खराब हो गई। मेरे आदमी जीप को ठीक करवाने के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर एक मैकेनिक इसके पास लेकर गए हैं। घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध कर। अकेला अपने गाँव नहीं जा सकता। वो आएंगे तो उनके साथ जाऊँगा। हो सकता है मैं तेरी की मदद कर सकूँ। पूरे गाँव का मालिक हूँ, ज़मींदार हूँ, कोई कमी नहीं हूँ। और फिर पूरे गाँव में मेरा रोब व दबदबा है। ये बताते हुए इस शख्स की गर्दन तन गई थी। मेरा नाम जुनैद और मैं शहर में रहता हूँ। जुनैद ने बता ही दिया। कहाँ जा रहे थे? इसने अगला सवाल किया। पता नहीं, जुनैद ने जवाब दिया। ये जो तुमने पता नहीं कहा है ना, इससे लगता है कि तेरी कहानी भी फारिग वक्त में सुनने वाली है। चलो मेरे साथ हवेली, वहाँ बात हो गई। इसके साथ ही शख्स की चादर सिरक गई और इसका बाजू जो चादर के अंदर था वो आया हो गया। इस बाजू पर जंजीर बांधी हुई थी। वो क्योंकि जुनैद से कुछ फासले पर खड़ा था, इसलिए जुनैद को इसकी जंजीर फौरी नजर आ गई। ये क्या है? जुनैद एकदम चौंक कर बोला। ये, इसने अपनी चादर ठीक कर बोला। 3 माह से जेल में था। आज मेरी पेशी थी तो वहाँ से भागा हूँ। ऐसे ही नहीं भागा, हज़ारों खर्च किए हैं, पानी की तरह पैसा बहाया है। पैसा भी अजीब ताकत है। दिन के उजाले में छुपता रहा। वो शाम होते मेरे आदमी जीप लेकर इस जगह पहुँच गए। वो जीप ने यहाँ धोखा दे दिया, ख़राब हो गई। शायद तुमसे मिलना था इसलिए, इस शख्स ने लापरवाही से बताया। किस जुर्म में अंदर थे आप? जुनैद ने पूछा। सब बता दूंगा, बहुत बातें होंगी, हवेली चलते हैं। इस शख्स ने मुस्कुराकर इसके सवाल को दबा दिया। जुनैद ने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा आपकी हवेली में। सारी रात यहाँ रहेगा तो सर्दी से मर जाएगा या फिर कोई जानवर कहीं से आ जाएगा। सांप, बिच्छू, जाने क्या क्या है यहाँ। इस शख्स ने अभी ये कहा ही था कि सड़क पर दूर एक नुक्ता सा दिखाई देने लगा। इस शख्स की निगाहें उस जानिब मरकूज हो गई। इसे जल्दी से जुनैद का हाथ पकड़ा और इसे लेकर बड़ी सी झाड़ी के पीछे लेकर बैठ गया। इसकी निगाहें इस नुक्ते की तरफ थी जो तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ रहा था। वो नुक्ता करीब आता जा रहा था। वो जीप की हेडलाइट्स थी और इनके पास एक जीप आ खड़ी हुई। हेडलाइट बंद कर दी और इंजन चलने की आवाज़ कूद बरपा करने लगी। जीप के अंदर से 2 जवान निकले। दोनों के हाथों में असला था। उन्होंने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा और वो शख्स जुनैद के साथ झाड़ी के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गया। एक अजनबी को इस शख्स के साथ देखकर उन्होंने जुनैद पर असला तान लिया। बस नीचे कर लो, दुश्मन नहीं हमारा, ये मेहमान है, इस शख्स ने कहा और उन्होंने असला नीचे कर लिया। ये कौन है? एक ने पूछा। अभी यहाँ से चलो, इन बातों के करने का भी वक्त नहीं है। वो शख्स जीप की तरफ बढ़ा। बैठने से कबल इसने जुनैद की तरफ देखा। आ जाओ। आप जाएं, मुझे नहीं जाना। जुनैद बोला, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ कोई सवारी नहीं आएगी, मेरे साथ चलो, मुझ पर एतमाद करो, इस शख्स ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। जुनैद के इस जगह खड़ा रहना भी मुनासिब नहीं था।
सर्दी के साथ इस जगह की वीरानी भी जिस्म सरायत कर रही थी। वो इन लोगों को जानता नहीं था। शिशोपन में इससे कोई फैसला भी नहीं हो रहा था। इस हाँ और ना में मुतल्लिक जुनैद ने कदम उठाए और जीप में बैठ गया। वो शायद दो आदमी के दरमियान बैठ गया था, जबकि जुनैद आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया था। जीप चलने लगी। अंधेरे में बल खाती हुई सड़क के दाएं बाएं झाड़ियाँ और दरख्त थे। इस सड़क पर वही एक जगह जीप भाग रही थी। जीप की रफ्तार बहुत तेज़ थी। दौरान सफ़र जीप के अंदर खामोशी रही। 4-5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद दूर आबादी के आसार दिखाई देने लगे। वो सब मुस्तैद अपनी निगाहें घुमाकर दाएं बाएं देख रहे थे। पीछे बैठे दो जवानों ने अपने हाथ में असला भी ऐसे पकड़ लिया था जैसे अभी कोई इन पर हमला करने वाला हो। वो इसके बिल्कुल तैयार हैं। मैं झुक जाता हूँ, कोई मुझे देख न ले। वो शख्स कहता वो सीट से नीचे सिरक गया। वो अब छुप गया था। जीप आबादी की गलियों में दाखिल हो गई। रात की इस पैर गलियाँ सुनसान थी। वो कोई गांव था और गांव में लोग थका कर जल्दी सो जाते हैं। जीप एक बड़ी सी हवेली के गेट के सामने रुक गई। एक जवान जल्दी से जीप से बाहर निकला। इसने गेट के पास जाकर मखसूस दस्तक दी। इसी वक्त गेट खुल गया। लगता था गेट के पास खड़ा गाफिल नहीं था। जीप गेट अबूर कर गई और फिर बंद हो गया। ऐसा लगता था जैसे अभी कोई जीप इस हवेली के अंदर गई ही नहीं। एक बार फिर दूर तक सन्नाटा और सुकून का राज हो गया। हवेली के अंदर जाते शख्स को जैसे सुकून आ गया। वो जीप से बाहर निकला और अंदर चला गया। इसके पीछे वो 3 जवान और जुनैद था। एक कमरे में जाकर इस शख्स ने अपनी चादर एक तरफ उतार कर फेंके हुए एक जवान से बोला, इस जंजीर को मेरे हाथ से अलग कर दो। बहुत बोझ उठा लिया मैंने, ये काम अभी हो जाता है। जवान ने कहकर जुनैद की तरफ देखा, इसका क्या करना है? ये मेरा मेहमान है। वो शख्स मुस्कुराया, इसकी अच्छी तरह देखभाल करो। इसका नाम जुनैद है, पढ़ा लिखा है, होशियारी बाबू है। इस शख्स के अल्फाज में अजीब मायने खेज तासुर था जो जुनैद तो नहीं समझ सका था। अलबत्ता इन जवानों को समझ आ गया था। खाना शाना खिलाऊं, क्या करूं? जवान ने फिर सवाल किया। इसको कमरे में ले जाओ, खाने पीने को दो। इस शख्स ने जवान से कहने के बाद जुनैद के पास जाकर कहा, तुमसे सुबह बात होगी, आराम करो, बेफिक्र होकर सो जाओ, या तो बिल्कुल महफूज हो। जुनैद को इस हवेली में आकर अजीब लग रहा था। वो इन लोगों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए एक खौफ भी इसके दिल में कदम जमा रहा था। एक जवान ने जुनैद को अपने साथ चलने के लिए कहा और इसे लेकर एक कमरे में चला गया। कुछ खाना पीना तो भेजो, जवान ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जुनैद कमरे का जायज़ा लेता हुआ बोला, शब खैर। इस जवान ने कहकर दरवाज़ा बंद करते ही बाहर से मुकफ़ल कर दिया। अभी वो कुछ आगे ही गया था कि इसके साथ आने वाला जवान भी आ गया। कि अब्बा जी किसको उठा लाए हैं? वो जवान सोचते हुए बोला, सारा गांव और बरादरी जानती है कि मलक खलील का दिमाग हवाई जहाज़ की तरह चलता है। अब्बा जी अगर इसे अपने साथ लाए हैं तो इसके पीछे अब्बा जी की कोई सोच होगी। वो ऐसे से हवेली नहीं लाए। ठीक कहता है तू, अब्बा जी की बातों से मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। ज़रूर ये बाबू हमारे काम की चीज़ होगा। इस जवान ने भी सर हिलाकर इसकी तायद की और दोनों उस जगह से चले गए।